तो हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का हम लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे किताब। किताब कौन सा चाहिए, 11th क्लास का केमिस्ट्री का बुक या फिर डिप्लोमा फर्स्ट सेम का केमिस्ट्री का बुक, जिसमें सिलेबस मिलना चाहिए। तो पहला जो टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का वो कौन सा है, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, टॉपिक मिलाना है, सिलेबस से क्या करना है, लाइन बाय लाइन टॉपिक मिलाना। उसके बाद जो भी बुक मिले, 11th का बुक मिले, डिप्लोमा फर्स्ट सेम का बुक मिले, उससे पढ़ते जाना। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला टॉपिक है हम लोग का। अब देखो पहला जो थ्योरी आया सबसे पहले कि एटम क्या होता है। ठीक है, सारा दुनिया का हर चीज एटम से बना हुआ है। ये कब आया, ये आया 1808 में। तो ये थ्योरी दिए कौन थे, तो ये दिए थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नाम का साइंटिस्ट थे जो ये थ्योरी दिए थे कि हर चीज दुनिया में क्या होता है, एटम से बना हुआ था। इसको कहा क्या गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि दुनिया में हर चीज जो है एटम से बना हुआ है। ये कब आया था, ये 1808 में आया था। लगभग सोचो आज से 218 साल पहले, 218 साल पहले। अब आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि सॉलिड में क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होता। और गैस में नहीं शेप होता, नहीं वॉल्यूम होता। अब क्या होता है, सॉलिड में पूरा एटम भरा हुआ रहता है कच्चा कच, लिक्विड में थोड़ा सा जगह रहता है, गैस में पूरा ही जगह रहता है। अब आते हैं एटम क्या होता है। एटम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैस हो, एटम हर वो प्रॉपर्टी ले लेगा एलिमेंट का जिसका वो एटम होता है। एटम जो है कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो एटम में क्या होता है, तीन चीज होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस होता है सेंटर, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। आउटर मोस्ट जो हमारा रीजन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शेल। ये जो गोल वाला दिख रहा है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किए थे वो कौन किए थे, जे थॉमसन किए थे। जे थॉमसन किए थे, ये 1897 में डिस्कवरी किए थे। ठीक है, प्रोटॉन का कौन किए थे, तो रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे। ये कब किए थे, तो ये 1919 में, 1919 में प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, सर जेम्स चैडविक। सर जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किए थे। ये कब किए थे, ये 1932, 1932 में इसका डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, पहला जो थ्योरी है वो कब आया एटम के बारे में, 1808 में। उसका देखो 90 साल बाद इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, फिर 1919 में इसका खोज हुआ, फिर न्यूट्रॉन का 1932 में खोज हुआ। ठीक है, एटम क्या होता है, दो रीजन होता है, एक न्यूक्लियस और एक जो सेल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या होता है, लगभग सेम मास होता है। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 डाल्टन कहते हैं। इसको हम लोग छोटा यू या फिर AMU से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। हर इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है। अब आता है एटॉमिक नंबर में। तो एटॉमिक नंबर क्या बोला कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। प्रोटॉन ही बताता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, प्रोटॉन ही बताएगा एटॉमिक नंबर कितना हो। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, क्यों, क्योंकि इसका 6 प्रोटॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन वेरी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन भी वेरी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन वेरी करके क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। और न्यूट्रॉन अगर वेरी किया तो आइसोटॉप बनाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वेरी किया तो आयन बनाएगा और न्यूट्रॉन आइसोटॉप बनाएगा। अभी देखो पीरियोडिक टेबल में देख लेना है कि एटॉमिक नंबर और जितना एलिमेंट सबका नाम याद रखना, लगभग 30 तक का याद रखना, तो पढ़ने में आसानी होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो सीधा सीधा ऐसे अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप्स। इसमें टोटल 18 ग्रुप्स होता है। और अगर साइड से देखें ऐसे तो यहाँ पे 7 पीरियड होता है। इसको क्या कहते हैं, 7 पीरियड्स होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अलग अलग ग्रुप होता है। ये देखो ये वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल। इसको क्या कहते हैं, एल्कली मेटल। फिर आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर आता है ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, उसके बाद आता है बेसिक मेटल। फिर आता है सेमी मेटल या फिर इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है हेलोजन, नोबल गैस। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब पढ़ लें। अब इतना बताना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बुक से पढ़ने में थोड़ा सा तुम लोग को भी आसानी होगा। बाकी हम तो बता ही रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकता है शॉर्ट टाइम में। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंबल देख के हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल हम लोग जानेंगे तो ये नीचे में मास दिया हुआ रहेगा, नाम दिया हुआ रहेगा, फिर ऊपर में एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ने का ये
तरीका हो गया है। पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब आते हैं एटॉमिक मास में। तो एटॉमिक मास क्या कहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम मास होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको हम लोग कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो सिमिलर मास होने के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, प्रोटॉन से बहुत ही कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये लगभग 1/1800 एटॉमिक मास यूनिट होता है। प्रोटॉन का 1/1800 इतना इसका मास होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर कर देते हैं। जब हम लोग मास जोड़ते हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008 U। यानी कि अगर हम लोग निकालना चाहे कि मास ऑफ वन सिंगल एटम, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। सेम अगर मान लो कार्बन का निकालना चाहे, मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो इसको क्या करेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये निकल जाएगा एक कार्बन एटम का कितना मास होगा। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम का 1 मोल ले, जो कि कितना होगा, लगभग 6.1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल जो भी होगा मोल होगा। तो इसको ये क्या होगा, ये 1.008 G होगा। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 H एटम, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसका जो वजन होगा वो क्या बोला, 1.008 होगा। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H एटम। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H क्या हो जाएगा, 1.008 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालना चाहे मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, अगर हम लोग निकालना चाहे मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो क्या करेंगे, 1.08 को क्या करेंगे, 1.008 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन एटम का मास निकलेगा। देखो, तो इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो AMU से, यानी कि AMU को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करके, और जो होगा वो ग्राम में निकालेंगे, या फिर डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो AMU को डिवाइड करेंगे किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, जो भी आएगा उसको ग्राम में हो जाएगा उसका वेट, मास। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, तो इससे हम लोग निकालेंगे मास ऑफ सिंगल एटम। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा मास ऑफ सिंगल एटम। अब आता है एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर को जोड़ देंगे तो निकलेगा मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, मास नंबर। ठीक है, इसको A या फिर। अब आते हैं आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोन उसे सिलेबस में नहीं, आइसोटॉप और आइसोबार ही है। ठीक है, आइसोबार सेम एलिमेंट होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है लेकिन डिफरेंट एलिमेंट होता है। अब पढ़ते हैं एक एक करके सबको। ठीक है, अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। आइसोटॉप, आइसोटॉप क्या बोला, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग होगा। प्रोटॉन का नंबर जो फिक्स होता है, प्रोटॉन क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब देखो आइसोटॉप हम लोग देखते हैं कार्बन का। ठीक है, कार्बन का हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। ठीक है, 6 कहने का मतलब इसमें जो प्रोटॉन का नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, इसमें 6 है। ठीक है, तो कार्बन का 3 आइसोटॉप होता है, एक होता है C12, C13 और एक होता है C14। तो प्रोटॉन का नंबर जो है सब में सेम रहेगा, 6 6 6 तीनों में रहेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, C12 में 6 हो जाएगा, C13 में 7 हो जाएगा, C14 में 8 हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम लोग कार्बन का आइसोटॉप, C12, 13 और 14। एक और देख लेते हैं हाइड्रोजन का आइसोटॉप। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन इसमें कितना होगा, 1 होगा। इसमें इसका भी 3 होगा तो 3 लिख देते, 3 बार प्रोटॉन, तीनों में 1 1। न्यूट्रॉन क्या होगा, पहला वाला में 0, दूसरा वाला में 1
और तीसरा वाला में न्यूट्रॉन का संख्या 2। तो जिसमें न्यूट्रॉन 0 होगा इसको कहते हैं हम लोग प्रोटियम। जिसमें न्यूट्रॉन 0 होगा इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम। 1 न्यूट्रॉन वाला में क्या कहते हैं ड्यूट्रियम, और 2 न्यूट्रॉन अगर होगा तो उसको कहते हैं ट्रिटियम। 2 न्यूट्रॉन जहाँ पे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रिटियम। ठीक है, अब आता है आइसोबार में। आइसोबार क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है, सॉरी सेम मास होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। तो देखो यहाँ पे आर्गन, पीरियोडिक टेबल में देखना आर्गन, कैल्शियम, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटासियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। लेकिन सबका मास जो होता है सबका अप्रोक्स 40 के आसपास में होता है। सबका क्या होता है, मास 40 के आसपास में होता है। पीरियोडिक टेबल में देखना है क्या करा, सेम एटॉमिक मास पर डिफरेंस एटॉमिक नंबर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखना ये तीनों 18, 19, 20 का मास जो है 40, 40, 40 है। तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोबार। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर 2 एलिमेंट आइसोबार है, ठीक है, आइसोबार है, ठीक है, तो एक जो होगा रेडियो एक्टिव होगा। कौन सा होगा, बीच वाला जो होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आइसोटोप जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आइसोबार होगा। अब आता है आइसोटोन में। तो आइसोटोन का क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो जेड एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास, तो न्यूट्रॉन क्या हो, जैसे एटॉमिक मास हम लोग क्या निकाले, P+N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या को हम लोग क्या बोल रहे थे, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन का संख्या जिसमें सेम होगा उसको कहेंगे आइसोटोन। ये सिलेबस में से है नहीं लेकिन थोड़ा सा बुक में देख लेना है। ठीक है, तो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, किताब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि बोर से भी पहले, नील्स बोर से भी पहले रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे जो कि एटम का मॉडल दिए थे। तो एटम का मॉडल उसमें कोई ड्रॉबैक था तो उसको क्या किए, नील्स बोर अपना मॉडल आया। तो इसमें क्या होता है, 4 पोस्टुलेट होता है। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम जो है स्मॉल हेवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से बना होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस उसका चारों ओर घूमते रहता है और न्यूक्लियस का जो रेडियस का एनर्जी फिक्स होता है। ठीक है, रेडियस और एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। यही रास्ता को क्या कहता है, ऑर्बिट को, इसी पैथ को क्या कहता है, ऑर्बिट कहा जाता है। यही ऑर्बिट को क्या किया, नील्स बोर नाम दे दिया। ठीक है, नील्स बोर क्या किया, अलग अलग नाम दे दिए। जैसे पहला वाला का नाम 1 रख दो, दूसरा वाला का 2, 3, ऐसे करके सबका क्या किया, नाम दे दिया। KLM ऐसे करके सबका नाम दे दिया। नील्स बोर का ये पहला पोस्टुलेट है। क्या कहा गया कि रेडियस और एनर्जी सबका फिक्स होता है। ठीक है, रेडियस और एनर्जी क्या होता है, सबका फिक्स होता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि एनर्जी इसमें कभी लूज और गेन नहीं होता, एनर्जी इसमें कभी खत्म नहीं होता। टाइम के हिसाब से कभी इसका एनर्जी नहीं बदलेगा। ठीक है, ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा। एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं अपना, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ये एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये एनर्जी कांस्टेंट होता है। और ऑर्बिट जो होता है स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है, इसका एनर्जी स्टेशनरी होता है। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड। ठीक है, वैसा ही ऑर्बिट परमिटेड है, वैसा ही ऑर्बिट का मंजूरी है जो जिसका कि एंगुलर मोमेंटम जो है मल्टीपल होगा h/2 पाई का। एंगुलर मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, MVR। ठीक है, MVR जो है h/2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। वैसा ही ऑर्बिट अलाउड है। ठीक है, तो h/2 पाई गुने n लिखते हैं। n क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, n नंबर है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 पाई का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। वैसा ही ऑर्बिट क्या होगा, परमिटेड होगा। चौथा क्या है, एनर्जी या तो निकलेगा या तो गेन होगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट होगा। अगर छोटा स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तो उसको एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, हायर स्टेट को बोला गया है एक्साइटेड स्टेट। हायर एनर्जी लेवल को क्या बोला गया, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो छोटा स्टेट से अगर बड़ा स्टेट में जाएगा, हायर स्टेट में, तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा, सोख लेगा। और वही अगर ज़्यादा एनर्जी वाला स्टेट से कम वाला एनर्जी स्टेट में आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है,
रेडिएशन के रूप में क्या करेगा, एनर्जी छोड़ेगा अपना अंदर से क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये है नील्स बोर का चौथा पोस्टुलेट। नील्स बोर का क्या है, चौथा पोस्टुलेट। ठीक है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा और जो एनर्जी रिलीज करेगा, एमिट करेगा, उसको हम लोग एनर्जी कैसे लिखेंगे, तो E इक्वल्स टू एच मी जो होता है, ये फॉर्मूला लगा कर एच जहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, म्यू क्या होता है, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जिस फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन छोड़ रहा है वो वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये अगर हम लोग प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी निकलेगा, एनर्जी जो रेडिएट कर रहा है वो एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो एन हम लोग मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5। अगर मान लो छठा ऑर्बिट से घुस उतर जाएगा, कूद के आ जाएगा पहला ऑर्बिट में, या बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, चौथा से पांचवा में आ सकता, मतलब अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्बिट से छोटा ऑर्बिट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखो, मान लो कि पहला ऑर्बिट में कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिट में कूद रहा है, तो पहला में कैसे कूदेगा, या तो ज़्यादा से कूदेगा, 1 से ज़्यादा रहेगा तभी 1 में कूदेगा, 2 3 4 5 6 7 रहेगा। अब जैसे कि दूसरा में कब कूदेगा, 2 से ज़्यादा रहेगा, तीसरा में कब कूदेगा, 3 से ज़्यादा रहेगा, चौथा में कब कूदेगा, 4 से ज़्यादा रहेगा, पांचवा में कब कूदेगा, 5 से ज़्यादा रहेगा तभी पांचवा वाला में कूद पाएगा। तो जब पहला वाला में कूदेगा तो बनाएगा लीमन सीरीज, दूसरा वाला में कूदेगा तो बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड। इस तरीके से क्या बनाएगा, सीरीज बनाएगा। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो, जब पहला वाला में कूदेगा तो ये लेमन सीरीज बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है, बाल्मर विजिबल होता है, पास्चन इंफ्रारेड होता है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड होता है, पीफंड भी इंफ्रारेड से थोड़ा सा दूर का होता है। ठीक है, तो सक्सेस ऑफ बोर मॉडल का सक्सेस क्या क्या है, तो बोर्स मॉडल जो है स्टेबिलिटी बता दिया एटम का, कि एटम कैसे स्टेबल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता दिया। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता दिया, और उसके बाद क्या बता, हायर स्टेट को ये क्या बोला, सबसे जो पहला स्टेट होगा उसको ग्राउंड बोलेगा, और उससे ज़्यादा वाला स्टेट को क्या बोलेगा, हाई। जैसे मान लो दूसरा स्टेट है तो ये क्या बोलेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3 रहेगा तो सेकंड, उसी तरीके से एक्साइटेड स्टेट बढ़ते जाएगा। अब आता है लिमिटेशन, बोर्स मॉडल का लिमिटेशन। तो बोर्स मॉडल का लिमिटेशन क्या होगा, ये जो है डॉपलेट को नहीं बता पाया, टू क्लोजली स्पेस लाइन, जैसे स्पेक्ट्रम जो अभी हम लोग देखे, देखो ये यहाँ पे लाइन जो है लगभग बराबर सब सेम डिस्टेंस पे, लेकिन अगर मान लो कोई लाइन ऐसे सामने सामने रह गया, तो ये जो सामने सामने रह गया लाइन, तो इसको नहीं बता पाया था नील्स बोर सामने नहीं। उसके बाद क्या, स्पेक्ट्रम कंटेनिंग मोर देन 1 एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन को नहीं बता पाया, क्या कि ये खाली हाइड्रोजन एटम में काम किया, हाइड्रोजन एटम में ही काम किया, 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला को ये नहीं बता पाया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो जीमेन इफेक्ट बोलते हैं, ये कैसे काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जिसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, ये कैसे काम करता है स्पेक्ट्रम में, ये भी नहीं बता पाया। ठीक है, मॉलिक्यूल का शेप कैसे होता है, ठीक है, डायरेक्शन बॉन्डिंग से, ये भी नहीं बता पाया। तो ये सब क्या हो गया, ये सब लिमिटेशन हो गया, बोर्स मॉडल का लिमिटेशन हो गया। अब आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम लोग को 2 चीज पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ मैटर और हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो आइंस्टाइन जो है वो सजेस्ट किया था कि लाइट जो होता है वो क्या होता है, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है। लाइट का क्या होता है, डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। उसी को देख के 1924 में एक साइंटिस्ट आ गया, डी ब्रॉगली, जो बोला कि जैसा कि लाइट का डुअल नेचर होता है उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब का भी डुअल नेचर होगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पार्टिकल और वेव दोनों बिहेव करेगा। तो डी ब्रॉगली क्या बताया कि मोशन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वेव नेचर होगा। वेव नेचर का मतलब ऐसे हम लोग अभी जो ऑर्बिट देखे सीधा गोल गोल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा वो कैसे घूमेगा, ऐसे एकदम टेढ़ा टेढ़ा वेव का जैसा, तरंग का जैसा, लहर का जैसा, ऐसे एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे वेव का जैसे घूमेगा। तो ये कौन बताया, ये बताया डी ब्रॉगली। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसमें क्या क्या, डी ब्रॉगली यहाँ से एक अपना इक्वेशन निकाल दिए, जैसे 2 इक्वेशन, एक तो प्लैंक का थ्योरी E बराबर एच म्यू, और एक आइंस्टाइन का थ्योरी E बराबर mc²। ये दोनों का क्या बराबर कर दिया, E बराबर E कर दिया तो एच म्यू इक्वल्स टू mc² हो गया। यहाँ से एच म्यू को हम लोग c/λ लिख सकते हैं। c/λ से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, mc², एक सी कट गया ऊपर का। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा आ गया,
लेमडा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो लेमडा माने वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लेमडा का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, h/mc, h/mc। एम क्या है, मास, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। एम क्या हो गया, एम हो गया मास, किसका मास, पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसका मास, ठीक है। एच क्या हो गया, एच हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, म्यू है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एम क्या है, मास, और सी क्या है, वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे क्या, मास इनटू वेलोसिटी हम लोग को पता है। मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम मैंने इसको मिल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच बटे पी। पी मैंने मोमेंटम, पी मतलब क्या, मोमेंटम, ठीक है। तो हम लोग लैम्डा को लिख सकते हैं एच बटे पी। इसी को कहा गया डी ब्रॉगली का इक्वेशन या फिर डी ब्रॉगली का वेवलेंथ। डी ब्रॉगली का इक्वेशन या फिर डी ब्रॉगली का वेवलेंथ। लैम्डा इक्वल टू एच पी को क्या कहा गया, डी ब्रॉगली का इक्वेशन या फिर डी ब्रॉगली का वेवलेंथ। अब है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, मैटर वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होता है। और मैटर वेव क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना इसको नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्ट हम लोग स्पेस में खाली जगह पे भी एमिट कर सकते हैं, लेकिन मैटर वेव क्या कर सकते हैं, खाली जगह पे नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है तैरने के लिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, सेम स्पीड से तैरता है, जैसे कि जो कि होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से ये तैरता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से होगा, ठीक है। इसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है। वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा बराबर सी बटे पी, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा बराबर एच बटे एम वी, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे देख के बता लेना। कैलकुलेट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी दिया हुआ है तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। किताब पढ़ोगे तो किताब में एक से एक क्वेश्चन मिलेगा, एक से एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब आता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन और मोमेंटम, दोनों हम लोग एक साथ नहीं निकाल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ। जैसे कि मान लो कि हम लोग को निकालना है ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पोजीशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसको पोजीशन निकालने के क्या करें, इसमें फोटोन इंसिडेंट कराएंगे, लाइट इंसिडेंट कराएंगे कि कहाँ पे है। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराएंगे, इसको जाना था इधर ही चल जाएगा इधर, या फिर कहीं और भाग जाएगा। इसको ऐसे गोल घूमना था लेकिन चल जाएगा किसी दूसरा जगह में घूमने। कहा कि फोटोन में एनर्जी होता है, इसको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा तो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होकर क्या करेगा, भाग जाएगा। तो पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम लोग किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम लोग डेल्टा एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, इसको मानेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। इसको मानेंगे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा पी को हम लोग क्या मान लेंगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बार बार की बुक पढ़ना है, ठीक है, बुक पढ़ना है। तो ये क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी और पोजीशन मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होना चाहिए लेस देन या फिर ग्रेटर देन कितना, h/4π से, h/4π से, h/4π से। डेल्टा एक्स क्या होगा, अगर मान लो अनसर्टेनिटी हम लोग घटाते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन घटाते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ेगा। अनसर्टेनिटी घटाते हैं, कम करते हैं तो एक्यूरेसी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन आगे, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी ऑफ इन वेलोसिटी ऑफ वैगन ऑफ मास 2000 kg पोजीशन इज नोन एज एक्यूरेसी ऑफ 10 ± 10 मीटर। तो इसमें मास दिया हुआ, अनसर्टेनिटी हुआ, यहाँ पे हेजनबर्ग का प्रिंसिपल से यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ये स्क्रीन से देख के पढ़ लेना है, ठीक है। अब आता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, 4 क्वांटम नंबर्स होता है। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, ठीक है। प्रिंसिपल हम लोग एन से, एजीमुथल को एल से, और इसको एम या फिर एमएल से या फिर एस या फिर एमएस से हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, मेन एनर्जी लेवल बताता है, ठीक है। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं या फिर 1 2 3 4 से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये क्या कहता है, सेल डिफाइन करता है। एन बराबर नॉन मतलब पहला सेल,
n बराबर 2 मतलब दूसरा सेल, इसको हम लोग KLNM से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है, ये एनर्जी एवरेज डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का। अगर n बराबर 1 है मतलब ये सबसे सामने है, n बराबर 2 है मतलब ये न्यूक्लियस से दूर रहेगा। ठीक है, ये क्या बताता है, ये एनर्जी को भी बताता है, डिटरमाइंस एनर्जी को भी बताता है। एनर्जी हम लोग का n² का प्रोपोर्शनल होगा। अब दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, ये नंबर ऑफ सबसेल बताएगा। ठीक है, प्रिंसिपल सेल में कितना सबसेल है वो बताएगा। सबसेल कहाँ से आएगा, तो सबसेल हम लोग निकालते हैं, जैसे अभी KLM या फिर 1 2 3 4 जो हम लोग निकालिए, क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल सेल। ठीक है, अब इसमें सबसेल आएगा SPDF आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसेल आएगा SPDF, इसको बोलेंगे हम लोग सबसेल। ठीक है, तो S में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, n बराबर अगर मान लो 1 है तो L बराबर 0 होगा। अगर n बराबर 2 है तो L बराबर जो है 0 और 1 होगा। अगर L बराबर 3 है तो L बराबर क्या होगा, 0 1 2 होगा। ठीक है, L क्या है यहाँ पे, L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, N क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो L जो है वो क्या होगा, 0 1 2 3 4। अगर मान लो n बराबर 4 है तो ये क्या होगा, 0 1 2 3 4। और अगर L 0 है तो 1 होगा, L 0 है तो S होगा, 1 होगा तो P होगा, 2 होगा तो D होगा, 3 होगा तो F होगा। ये क्या बताएगा, सब सेल बताएगा। इट गिव्स रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सेल। ये क्या बताता है, रिलेटिव एनर्जी बताता है, अलग अलग सेल का क्या क्या एनर्जी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोले, अगर n है 1 तो L बराबर 0 2 है तो 0 1 4 है तो 1 2 3 4 3 तक। ठीक है, सबसेल क्या बताएगा, अगर L बराबर 0 है, क्या बोले, अगर L 0 1 2 3 4 है, अगर L 0 है तो S होगा, 1 होगा तो P होगा, 2 होगा तो D होगा, 3 होगा तो F होगा। तो अगर L का वैल्यू 0 है माने सबसेल क्या होगा, S होगा। ठीक है, देखो जहाँ 0 है वहाँ पे S है, 0 तो S 0 तो S 0 4S 3S। ठीक है, अगर 2 है, L बराबर 2 है तो ये D आएगा, 2 है तो D आएगा, 2 है तो D आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मोमेंटम। तो MBR यहाँ पे क्या हो जाएगा, MBR जो है H/2 अंडर रूट L और L ब्रैकेट के अंदर में L+1, ये हो जाएगा मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम एजीमुथल क्वांटम नंबर का ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करेगा, वो कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि L का वैल्यू अगर 0 है तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू हो जाएगा -1 0 और +1। अगर L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, किताब पढ़ोगे थ्योरी 11th क्लास का तो उसमें अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करता है। जैसे देखो वैल्यू ऑफ n का वैल्यू अगर हम लोग 1 बोले तो L का वैल्यू 0। ठीक है, 2 अगर n का वैल्यू 2 होगा तो L का वैल्यू 0 और 1। ठीक है, अगर L का वैल्यू 0 है, 0 आने की फिर सबसेल क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, 0 यानी कि सबसेल S हो जाएगा। अगर 1 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -1 0 और +1। ठीक है, तो अगर L का वैल्यू 1 है तो ये 2L+1 होगा। ठीक है, L का वैल्यू अगर 1 है तो ये 2L+1 यानी कि 2 1 2 और 2 3। ठीक है, 3 वैल्यू। ठीक है, अगर L का वैल्यू 1 है तो M 3 होगा। नेक्स्ट है स्पिन काउंटर। स्पिन काउंटर में क्या बताता है, स्पिन ओरिएंटेशन बताता है, या फिर क्लॉकवाइज घूम सकता है इलेक्ट्रॉन या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्पिन ओरिएंटेशन 2 ओरिएंटेशन लेंगे, एक +1/2 एक -1/2। ठीक है, ये जो +1/2 होगा इसको बोलेंगे अप स्पिन, ये जो +1/2 होगा इसको बोलेंगे अप स्पिन, ये -1/2 को क्या बोलेंगे, डाउन स्पिन। ठीक है, डाउन स्पिन। इसलिए बार बार बोल रहे हैं 11th क्लास का किताब पढ़ना है, 11th क्लास का किताब पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होगा। यहाँ मिनिमम टाइम में कितना बता सकते हैं, बहुत ही कम बता सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, सेल बताएगा, एजीमुथल सबसेल बताएगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, स्पिन बताएगा। अब आते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। सारा क्वांटम नंबर का वैल्यू किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन में सेम नहीं हो सकता है।
यानी कि अगर मान लो काउंटर नंबर एन क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, सारा काउंटर नंबर का क्या बोल रहा है, वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। 111 किसी का नहीं हो सकता, 000 चारों का नहीं हो सकता है। अगर मान लो एन 1 है तो एल क्या हो सकता है, एल हमारा 0 हो सकता है, एम क्या हो सकता है, एम भी 0 हो सकता है, स्पिन क्या हो सकता है, ±1/2 2 हो सकता है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सारा क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है, 111 कभी नहीं होगा, ठीक है, या फिर 222 1/2 1/2 ऐसा करके कभी सेम नहीं होगा। सारा काउंटर नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होगा। कौन कह रहा है, ये कह रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, ये कौन कह रहा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये और भी क्या कहता है कि ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एस सबसेल है, अभी हम लोग 4 सबसेल देखे SPDF, ठीक है, तो SPDF, एस में क्या बोले, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पी में 6, उसके बाद 10, उसके बाद 14, 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या ऑर्बिटल बनेगा, इसमें एक ही ऑर्बिटल बनेगा, इसमें एक ही ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। पी में जो है 3 ऑर्बिटल बनेगा, पी में 3 ऑर्बिटल बनेगा। डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम लोग 5 ऑर्बिटल बना सकते हैं, 2 एक में डालना है तो 5 हो जाएगा। एफ में 14 को है तो यहाँ पे 7 को ऑर्बिटल हम लोग बना सकते हैं। तो कौन कहता है, पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है हंट्स रूल। हंट रूल क्या कहता है, हंट्स रूल जो होता है, हंट रूल को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है कि ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर ऑक्यूपाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर एनी ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन ईच ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सेम स्पिन। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा। जैसे देखो एस ऑर्बिटल हम लोग लेते हैं, एस सबसेल लेते हैं, ठीक है, एस सबसेल लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, हम लोग अभी देखे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, माने इसमें एक ही ऑर्बिटल भराएगा। इसमें क्या होगा, एक जैसे मान लेते हैं 1s1 लेते हैं, 1s1 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक ऊपर स्पिन होके जाएगा, अप स्पिन होके। 1s2 लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन, एक डाउन स्पिन, ऑर्बिटल फुल हो गया, ठीक है, ऑर्बिटल फुल हो गया। अब लेते हैं P1, P1 में क्या होगा, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो P में क्या बोला, 3 ऑर्बिटल आएगा, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल और तीसरा ऑर्बिटल, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अप स्पिन के साथ भरा गया। अब आते हैं P2 में फिर से 3 ऑर्बिटल आएगा, एक अप स्पिन ऐसे, ठीक है, दूसरा इसमें आएगा, ठीक है ना, कि क्या होगा, पहला वाला में दोनों ऐसे नहीं भराएगा। हंट रूल यही कहता है कि पहला वाला में दोनों ऐसे नहीं भराएगा, पॉट डाउन के साथ ऐसे नहीं भराएगा, पहले अप स्पिन ऐसे भरा फिर बगल वाला भराएगा। अब सेम आते हैं P3 में क्या होगा, सेम वही होगा, तीनों में एक एक भराएगा अप स्पिन के साथ, ठीक है, तीनों में क्या होगा, एक एक भराएगा। ऐसा नहीं कि पहला वाला में 1 भर दिया, फिर पहले वाला में 2 भर दिया, फिर इसमें 3, दूसरा वाला में 1, ऐसा नहीं भराएगा, तीनों में एक एक करके भराएगा, ठीक है। यही कौन कहता है, यही कहता है हंट्स रूल। किताब पढ़ोगे तो किताब में अच्छा से दिया हो। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना बता सकते हैं, कम टाइम में जितना पॉसिबल होगा उतना बता सकते हैं। P4 में क्या होगा, P4 में इसी तरीके से पहले 3 में एक एक होगा, फिर पहला वाला में आएगा, ठीक है, तीनों भरेगा, उसके बाद फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है पहला वाला में आएगा। अब आते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ग्राउंड स्टेट से एटम जो है किस तरीके से फील होगा, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ये जो दिख रहा है 1s 2s, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर 26, ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो इसको हम लोग एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का फिलअप कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 1s 2s 2p6, 3 के बाद फिर 3s2 3p6 4s2, ठीक है, यहाँ से देखो गिनना है एक बार, 3d, देखो s माने S2 का है, लिख रखा है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन, P में 6 ही इलेक्ट्रॉन भराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे गिनना है, 2 2 4 6 और 1 6 भराएगा यहाँ पे, तो ये टोटल 26 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसका, तो Fe का, आयरन का। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये कैसे होगा, तो ऐसे मान लो अगर भूल गए तो ऐसे कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 करके एस लिख देंगे, तो 2 3 4 करके P लिख देंगे, D लिख देंगे, और इधर से ऐसे जाना है, और क्या करना है, ऐसे ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से ऐसे घूम घूम के आना है। देख लो एक बार, जैसे 1s हो गया,
1 से घूमना है, ठीक है, फिर 2 में घुसना है, फिर इधर से जाना है, फिर इसमें घुसना है। इस तरीके से करेंगे तो ये जो हमारा लाइन बना हुआ है 1s 2s 2p 3s ये हम लोग का निकल जाएगा। इसको कहते हैं अबॉव प्रिंसिपल। इसको क्या कहते हैं? अबॉव प्रिंसिपल, जिसमें कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब जिसको देखो एसपीडीएफ का आगे जो 1 2 3 4 ये क्या है? ये एन है। ये क्या है? नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। एस क्या है? एस है सब सेल। 1 आगे पीछे जो है ये क्या है? वैल्यू ऑफ एन है, नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। ये क्या है? वैल्यू ऑफ एन है, एन का वैल्यू है। एसपीडीएफ के आगे जो लगा हुआ है 1 2 3 4 ये क्या है? वैल्यू ऑफ एन है, एन का वैल्यू है। तो किताब पढ़ोगे 11th क्लास का तो उसमें एकदम थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा फिर भी यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम समझाने का, ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अब आ गया 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ। अबॉव प्रिंसिपल के हिसाब से 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ। 30 तक कम से कम एटॉमिक नंबर का एलिमेंट का नाम के साथ कॉन्फ़िगरेशन कम से कम याद रखना है 30 तक, अप टू 30 एटॉमिक नंबर तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर हम लोग देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में देखो 3d5, यहाँ पे देखो डी एस पहले 4s पहले डी बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 3d5 4s बाद में लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? तो इसको हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। 4s1 होगा, 4s और पहले आता है, 3d बाद में आता है। तो इसमें होना चाहिए क्या? इसका एटॉमिक नंबर है 24, तो इसमें होना चाहिए 4s2 3d4। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 4s1 3d5। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है? ये कुछ कुछ एक्सेप्शन केस आता है। ये कुछ कुछ क्या होता है? एक्सेप्शन केस आता है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल जो है, कोई भी सबसेल जो है वो हाफ फुल या फिर फुल्ली फुल, आधा भरा हुआ या फिर पूरा भरा हुआ रहेगा, तभी ये क्या होगा? तभी स्टेबल होगा। जब आधा भरा हुआ रहेगा या फिर पूरा भरा हुआ रहेगा तभी स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया? 4s को खाली कर दिया और 3d में क्या किया? 5 को डाल दिया। 3d में क्या किया? 5 को डाल दिया। 3d4 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या किया? 3d5 डाल दिया। सेम उसी तरीके से एक और है 3d10 4s1, ठीक है, 3d10 4s1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 4s2 3d9। ये किसका एटॉमिक नंबर है? आपने इसे खोज के निकालना है, ठीक है। 4s2 होना चाहिए, 3d9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया? 4s1 और 3d10 कर दिया है, ठीक है। क्यों किया है? या तो पूरा भरो या फिर आधा भरो, तभी स्टेबल होगा। अब आता है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है? कोई कोई एलिमेंट क्या करता है? बहुत सारा, एक से ज़्यादा वैलेंसी देते हैं। जैसे आयरन, मरकरी, कॉपर हो गया, क्या हो गया? ये लोग का एक से ज़्यादा वैलेंसी होता है। इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल वैलेंसी। जैसे हो गया एफई का एटॉमिक नंबर है 26। एफई का एटॉमिक नंबर 26। लास्ट में अभी बताएं कितना? 3d6 4s2, 3d6 4s2, ठीक है। इसमें क्या होगा? 4s2 पहले लिखेंगे, 3d6 बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? इसको पहले लिखेंगे, फर्स्ट इसको लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? इसको आफ्टर बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये बनाता है 2 आयन, एक बनाता है Fe+2 और एक बनाता है Fe+3, ठीक है। Fe+2 और एक बनाता है Fe+3। तो Fe+2 जो है जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा फेरस ऑक्साइड, और ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये बनाएगा फेरस ऑक्साइड, ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड। यहीं पे देखो लास्ट में है OUS, इसमें है IC। यही हमारा OUS और IC कंपाउंड। सिलेबस में जो लिखा हुआ है OUS एंड IC कंपाउंड, यही सब है हमारा OUS एंड IC कंपाउंड, यानी फेरस और फेरिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो फेरस और फेरिक है, फेरस में क्या होता है? फेरस में हमारा लेस वैलेंसी होता है। फेरस जब होगा तो OUS जब होगा तो यहाँ पे लेस वैलेंसी होगा। IC जब होगा तो यहाँ पे वैलेंसी ज़्यादा होगा, यानी कि IC जब होगा तो यहाँ पे वैलेंसी ग्रेटर होगा, ठीक है। वैलेंसी क्या होगा? IC कंपाउंड में ग्रेटर होगा। एक और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल कॉपर का, ठीक है। कॉपर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 इसी का है। 3d10 वाला जो अभी बताएं इसी का एटॉमिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, 3d10 4s1, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये बनाएगा एक Cu+, एक बनाएगा Cu-
+2, ठीक है, क्या बनाएगा Cu+ और Cu+2। और ये जब Cu+ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Q+ ऑक्साइड, क्या बनाएगा Q+ ऑक्साइड। और Cu+2 जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे फिर से आ गया OUS और IC, देखो लास्ट में देखो यहाँ पे OUS है ना, OUS यहाँ पे IC, तो यही हमारा OUS और IC कंपाउंड। फिर से OUS आ गया यानी यहाँ पे लेसर वैलेंसी, OUS में क्या बोले लेसर वैलेंसी, और IC कंपाउंड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या होगा ग्रेटर वैलेंसी, हायर वैलेंसी, ठीक है। IC कंपाउंड में क्या होगा हायर वैलेंसी होगा, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट खाली याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में क्या आता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है प्रोटॉन का जो संख्या होता है वो तो फिक्स रहता है, प्रोटॉन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन ही घट बढ़ सकता है, न्यूट्रॉन ही घटता है बढ़ता है, ठीक है। तो n बराबर p जब रहेगा तो कोई भी एटम जो है स्टेबल होगा। n अगर घटा और बढ़ा थोड़ा सा भी मोर या फिर लेस हुआ तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, एटम क्या होगा एटम हो जाएगा अनस्टेबल, एटम क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होना चाहिए तभी स्टेबिलिटी रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर में क्या है न्यूट्रॉन है और क्या है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके क्या बनाता है न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए स्टेबिलिटी के हम लोग को लिए चाहिए n/z जो है वो होना चाहिए 1, n/z जो है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। n/z क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब आता है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग, मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा तो हम लोग को पता है न्यूक्लियर मास क्या होता है, न्यूक्लियर मास क्या होता है, न्यूक्लियस का मास क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। n/p को ही हम लोग कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अगर ये मास ऑफ न्यूक्लियस n+p से छोटा हो गया, n+p से छोटा हो गया इसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बाद में अगर मान लो न्यूट्रॉन निकल गया फिर न्यूट्रॉन बढ़ गया तो उसका जो मास होगा वो अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मास डिफेक्ट, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड। मास डिफेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट, बाहर निकालने किसको न्यूट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मास डिफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर mc²। ये जो एनर्जी निकालने के लिए जो एनर्जी लग रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर mc²। m क्या हो जाएगा m यहाँ पे हो जाएगा मास, डेल्टा m हम लोग यहाँ पे ले लेंगे मास, यही जो मास है इसी को हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट। ये जो डेल्टा m है इसी को हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट, ठीक है। डेल्टा m को क्या बोलेंगे मास डिफेक्ट। तो ये मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा ये हमारा पूरा मास, ठीक है। a-z मास लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, बात समझ में आया, यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा। मतलब क्या कर रहा है कि डेल्टा m जो है क्या है पूरा एटॉमिक मास, उसके बाद न्यूक्लियस का मास, न्यूट्रॉन का मास, उसके बाद न्यूक्लियस का मास। अब देखो मास डिफेक्ट यहाँ पे निकालना है तो डेल्टा m निकाल लेना। डेल्टा m कैसे निकालना है देखो, पूरा मास हो गया हमारा, उसके बाद न्यूट्रॉन का मास, एटॉमिक मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास, मास किसका न्यूक्लियस का। तो इससे हम लोग मास डिफेक्ट यहाँ पे इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं डेल्टा m निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग PYQ एटॉमिक स्ट्रक्चर से पिछला कुछ सालों में जो भी क्वेश्चन आया वो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आया है 2025 से। 2025 से क्या बोल रहा है एज मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा एनर्जी क्या होगा, न्यूक्लियस से क्या करना है दूर जाना है तो एनर्जी क्या होगा एनर्जी बढ़ेगा, गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका क्या हो जाएगा C नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब देखो दूसरा क्वेश्चन विच सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपीयर्स ऑन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में कौन सा आता है, विजिबल रीजन में कौन सा आता है तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े, बाल्मर आता है विजिबल में, ठीक है। उसके बाद लीमन जो है अल्ट्रावायलेट में आता है, पास्चन और ब्रैकेट जो है IR इंफ्रारेड में आता है,
ठीक है। तो विजिबल में कौन आ गया, बाल्मर सीरीज जो है विजिबल में आ गया। अब देखो अगला है हिजनबर्ग वन नोबेल प्राइज 1932 में हिजनबर्ग को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था, ठीक है। तो ये 2025 का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला था, ठीक है। किसके लिए मिला था, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आइंस्टाइन का था, इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं किया था, डेवलपमेंट ऑफ एटम के लिए भी नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद देखो पी में कितना ऑर्बिटल है, तो पी में 6 और पी ऑर्बिटल में कितना 6। अब आता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर किस लिए हम लोग यूज करते हैं, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर अभी हम लोग देखें एन एम और एस, ठीक है। प्रिंसिपल में क्या देखते थे, सेल देखते थे। अजीमुथल में क्या देखते थे, सब सेल देखते थे। और मैग्नेटिक में क्या देखते थे, ऑर्बिटल देखते थे। स्पिन में क्या देखते थे, स्पिन देखते थे, ठीक है। तो ये सब सेल सब एनर्जी बताएगा। अजीमुथल क्या बताता है, सब सेल, तो ये सब एनर्जी लेवल बताएगा, ठीक है। ये 2025 का क्वेश्चन। अब आते हैं 2024 का क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, द डैश नंबर डिटरमाइन साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल। साइज और किसको कौन बताएगा, साइज बताएगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइज कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही बताता है सेल का साइज और एनर्जी कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, सेल का साइज और एनर्जी, ठीक है। और एल क्या बताता है, एल हमारा बताता है सब सेल, ठीक है। ऑर्बिटल में कितना सारा सब सेल है, ठीक है। ऑर्बिटल में सब सेल का शेप ऑफ ऑर्बिटल। एल क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एम क्या बताता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन। ये किसका स्पिन बताता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। एस किसका बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है एस, ठीक है। नेक्स्ट एक और 2024 का क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है, डैश आर एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका आंसर आइसोबार हो जाएगा, ठीक है। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एक और है 2024 का, इन ग्राउंड स्टेट्स ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, आओ बाउ प्रिंसिपल, आराम से इसको मार देना, ठीक है। नेक्स्ट है वैलेंसी कॉपर क्रोमियम और कॉपर का। ये अभी लगता है 2-3 बार हम बोल दिए, ठीक है। 2-3 बार बोल दिए। 3d5 4s1 3d10 4s1 बी नंबर 3d5 4s1 3d10 4s1, ठीक है। ये लगता है हम 2-3 बार अभी इसको बोले हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना, आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी और प्रैक्टिस करवाएंगे अभी तो, और 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे आगे, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी के लिए ये सब हुआ था। अब देखो 2024 का एक और क्वेश्चन है कि डैश कुडंट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। कौन नहीं बता पाया था, बोर्स मॉडल नहीं बता पाया, रदरफोर्ड इससे पहले ही आया था, जिसको कोई लेना ही देना नहीं था। क्वांटम केमिकल आइंस्टाइन मॉडल सबसे कोई लेना देना नहीं, बोर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, बोर्स मॉडल। अब 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से कौन बिलोंग नहीं करता है, तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल अच्छा से पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर 21 से जोड़ना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21 से जाना है कहाँ तक, 30 तक। 21 से 30 तक जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। 21 से जाएंगे 30 तक तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद जाएंगे 39 से 48 तक। 39 से 48 तक जाएंगे तो इसको बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो सिल्वर है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47, ठीक है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47, कोबाल्ट का है 27, क्रोमियम का है 24 और वेनेडियम का है 23, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला में कौन कौन आएगा, ये जो 23, 24 और 27 है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आ जाएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 23, 24 और 27 आ जाएगा। लेकिन ये जो सिल्वर है, सिल्वर कहाँ पे आएगा, ये 39 से 48 के बीच में आएगा। तो कौन नहीं बिलोंग करता है, तो जो सेकंड में आएगा वही होगा, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम किस में है, ठीक है। तो जेडन हम लोग को पता है, जेडन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। यहाँ पे है जेडन प्लस मैंने एक धन कर दिया है किसको, तो मैंने यहाँ पे 29 है। इसका जो अनपेयर्ड है 1 है, Fe का 4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। N3 प्लस और Cu प्लस का क्या हो जाएगा 0। इसका दोनों सही हो जाएगा, C और D।
वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन दिया था? डी ब्रॉगली दिया था। ठीक है। एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 28 जी, 9.11 इंटू 10 का पावर माइनस 28 जी। देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। एक और 2023 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विल बी नोबल गैस। नोबल गैस का कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो नोबल गैस क्या क्या है? देखो पहला तो है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसके बाद है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है। उसके बाद है क्रिप्टॉन जिसका नंबर है 36। ठीक है। उसके बाद है जेनॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 54। ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि ये इस सब में से है कि नहीं। 2, 10, 18 कैसे देखेंगे? तो गैस का ऊपर में जो रहेगा उतना आइटम इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो यहाँ पे गिनना है तो गिनेंगे तो इसका 12, 14, इसमें हो जाएगा 2, 4, 6, इसमें 16, इसमें 18। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आर्गन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आर्गन का। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 2023 का, बोर्स मॉडल पोस्टुलेट। बोर्स मॉडल पोस्टुलेट क्या हो गया? ये क्या बोल रहा है? एंगुलर मोमेंटम वही होगा जिसका h/2 पाई का मल्टीपल होगा। MBR जो है h/2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। कौन बोला? बोर्स का पोस्टुलेट बोल रहा था कि n इंटू होना चाहिए h/2 पाई, यही होना चाहिए। तो यही जहाँ पे जोन ऑप्शन में है उसमें दे देना MBR। सी नंबर में यहाँ पे देखो MBR इक्वल्स टू NH/2 पाई। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, एकदम इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। बस आगे देखेंगे हम लोग फिजिक्स का यूनिट और मेजरमेंट। इसके बाद अगर कुछ लेक्चर आएगा तो यूनिट और मेजरमेंट का आएगा। ठीक है। और एक और चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे